ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब ये पिक्चर आपको दिखने में बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। फेसिकल लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्लड वेसल, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, एपीमाइसियम, कितनी सारी टर्म्स हैं। और उसके बाद टेंडन, बोन, ये सब क्या है, इसको हम वन बाय वन करके देखते हैं, एक एक टर्म को। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, एंड ऑफ दिस क्लास। सबसे पहले तो देखिए, हमारे पास हम किस मसल की बात कर रहे हैं, स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर की। ठीक है, स्केलेटल मसल जो होता है वो बोन से अटैच्ड होता है। ठीक है, अब बोन हमारे पास, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताऊँ, तो आगे हमारा जो मे बी नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो स्केलेटल मसल, स्केलेटल सिस्टम ही होगा। तो बस थोड़ा सा देख लें इसको कि बोन का स्ट्रक्चर वगैरह भी। हमारे पास जो बोन है वो कुछ इस तरीके की होती है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है। इसके अंदर बीच में यहाँ पे क्या होती है, एक कैविटी यानी कि खाली जगह होती है। यहाँ पे इस तरीके से एक कुछ इस तरीके से होल लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, जिनके अंदर एक सब्सटेंस जिसको बोन मैरो कहते हैं वो फिल्ड होता है। ठीक है, अब बोन को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों के अंदर। ये टॉपिक हमारा नहीं है, लेकिन क्योंकि आगे आप ही को पढ़ना है, सो वाई नॉट कि अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर आपको पता हो बोन का। ठीक है, तो हम बोन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों के अंदर। ये जो बीच वाला पार्ट है, इस तरीके से एक आ जाता है। ये जो आप एक्सटेंशन देख रहे हो बोन की, जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है, ये अलग है। और फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये बीच वाला पार्ट, ये अलग है। जो बीच में हिस्सा है उसे हम कहेंगे डायाफाइसिस। ठीक है, डायाफाइसिस। और ये जो बाहर आप देख रहे हैं, ये है एपीफाइसिस। अब एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के दरमियान में हमारे पास जो यहाँ पे जो पार्ट है, उसे हमने नाम दिया मेटाफाइसिस का, जो इन दोनों को जोड़ रहा है आपस में। ठीक है, अब ये जो कैविटी मैंने आपको बताई, जो खाली जगह है यहाँ पे, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज मेड्यूलरी कैविटी। मेड्यूलरी कैविटी। ठीक है, अच्छा, बोन मैरो की जब बात आती है तो बोन मैरो आपने सुना होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो। ठीक है, तो ये होता क्या है, देखें हमारे पास जो ब्लड है, अभी हर चैप्टर देखें, बायो एक स्टोरी की तरह है, हर चैप्टर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है। अब हम लोग बात कर रहे हैं मसल्स की, लेकिन क्योंकि स्केलेटल मसल का जिक्र था तो इसलिए स्केलेटन से हम लोग बोन पे चले गए। अब क्योंकि हम बोन मैरो की बात कर रहे हैं, तो बोन मैरो का काम होता है ब्लड सेल बनाना। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्लड का इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी जैसे जैसे हम दूसरे चैप्टर्स पे जाएंगे, तो आगे हम लोग आप मसल्स, इट्स लाइक अ स्टोरी। ठीक है, तो ब्लड मैंने आपको पहले भी बताया, ब्लड के अंदर एक वाटरी पार्ट होता है, इसको प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा कौन सा हिस्सा होता है ब्लड का, ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, ब्लड सेल हमने 3 तरीके के देखे थे, कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, इनके जो पेट नेम्स, जो दूसरे नाम है, फैंसी नेम्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। गुड। और डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट। गुड। एंड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का क्या था, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, इनका काम होता है ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ब्लड सेल्स होता है। आपको पता है ये जो आरबीसी है, ये जो डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स हैं, ये बना कौन रहा है, कौन बना रहा है, कहाँ से बन रहे हैं ये? सो आपने याद रखना है कि ये जो ब्लड सेल्स हैं, ये कौन बना रहा है, ये बोन मैरो बना रहा है। बोन मैरो के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रेड बोन मैरो, ठीक है, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, और यहाँ पे होता है
कौन सा? येलो कलर में बनाया है मैंने, तो White. येलो कलर में बनाया है मैंने, Yellow. Bone तो marrow. ये येलो बोन मैरो है। येलो बोन मैरो समझ लें जैसे गाड़ी के पीछे एक स्पेयर टायर हमेशा होता है ना, कि अगर एक टायर पंक्चर हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं, स्पेयर टायर होता है। उसी तरीके से हमारे पास ये वाला जो येलो बोन मैरो है, ये स्पेयर बोन मैरो है। अगर तो किसी का खुदा न खास्ता, मतलब फॉर गॉड सेक, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, गॉड फॉरबिड, ठीक है, तो अगर तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस के अंदर में क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा आरबीसी डब्ल्यूबीसी नया ब्लड चाहिए। तो वो जो नया ब्लड बोन मैरो बना रहा है, वो हमें जल्दी जल्दी कैसे बनाएगा, रेड बोन मैरो जो है वो इतना ज़्यादा ब्लड शायद ना बना पाए, तो ये जो येलो बोन मैरो है ये रेड में कन्वर्ट होता है, और उस टाइम पे जब आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, तो ये येलो बोन मैरो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, रेड बोन मैरो के अंदर, और फिर वहाँ पे ब्लड सेल्स बनेंगे, ठीक है। मैम जो फ्रैक्चर होता है उसमें बोन मैरो बन जाता है। जब फ्रैक्चर होता है तो उसके अंदर बोन, फ्रैक्चर का मतलब क्या है, फ्रैक्चर का मतलब है कि जब आपके पास बोन जो है वो टूट जाए, उसे फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है, द ब्रेकेज ऑफ बोन, सिंपल लफ्ज़ों के अंदर। अब वो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, या तो वो सिंपल फ्रैक्चर है, या तो वो कंपाउंड फ्रैक्चर है, या तो वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है, ये 3 टाइप्स होते हैं फ्रैक्चर के। अब जब बोन टूटती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें वो बाहर निकल के आ जाएंगी। बोन मैरो कोई, बोन के अंदर कोई ज़ाहिरी सब्सटेंस नहीं है कि वो फ्रैक्चर की वजह से बोन से बाहर आ जाए, तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है, वो वहीं रहता है। फ्रैक्चर के अंदर भी हमारे पास जब बोन क्या होती है, बोन या तो अपनी पोजीशन से हिल जाती है, या तो बोन ट्विस्ट हो सकती है, अपनी जो उसकी जॉइंट है वहाँ से निकल सकती है, ठीक है। तो अगर बोन फ्रैक्चर भी होता है तो उस टाइम में बोन मैरो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एनी अदर क्वेश्चन? मैम तो अब क्योंकि ये समझ आ गया, ये हम लोग आगे वाला हमारा जो चैप्टर होगा स्केलेटल सिस्टम, वहाँ पे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो स्केलेटल मसल क्या होता है, ये जो, अच्छा एक और चीज़, ये जो बोन्स होती हैं, 2 बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, इनके दरम्यान में कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हम क्या, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसको कहेंगे हम लिगामेंट, ठीक है। आपने सुना होगा कि कहते हैं ना, मेरा इस पाँव का, इफ़ यू एवर हर्ड दिस के, अच्छा किसी किसी का एंकल लिगामेंट बहुत वीक होता है, तो उन्हें बहुत आसानी से मोच आ जाती है, या फिर उन्हें चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लिगामेंट का कभी आपने अगर नाम सुना हो तो, लिगामेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि 2 बोन्स के दरमियान में, ठीक है, सिंपल लफ्ज़ों में। तो ये कनेक्टिव टिश्यू कौन सा, ये लिगामेंट है। अच्छा बोन के ऊपर, मैम टेंडन कौन सी होती है? हाँ जी, उसी पे हम लोग उसी के बारे में आपको बताने वाली थी कि बोन के ऊपर जो हमारे पास मसल है, इसको यहाँ से बना लेते हैं। तो बोन के ऊपर जो मसल है, यहाँ पे जो ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो कि बोन और मसल को आपस में जोड़ के रख रहा है, ये है टेंडन, ठीक है, टेंडन और लिगामेंट। बोन के साथ जो जोड़ता है लिगामेंट है, और मसल को जो बोन से जोड़ता है वो टेंडन है। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा लिगामेंट की एक और चीज़, जब भी हमारे पास लिगामेंट्स वीक होता है, या फिर लिगामेंट्स खिंच जाएं, ठीक है, स्ट्रेच हो जाएं, तो उस केस के अंदर आपने सुना होगा मोच आ जाती है, मोच आना, ठीक है। मोच कैसे आती है, जब लिगामेंट्स जो है वो स्ट्रेच हो जाएं, ठीक है, तो उसे ही मोच कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम कहेंगे स्प्रेन। स्प्रेन क्या है, एबनॉर्मल या फिर ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट, ठीक है। Yes, ma'am.
अब हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, वो था मसल का स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ तक हमने बात देख ली कि ये, अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये मैंने यहाँ पे टेंडन्स, बोन कैसे आपको समझ, ये देखिए ये बोन है, ठीक है, ये बोन का इन्होंने बीच वाला पार्ट को ये एक हिस्सा दिखा दिया इस तरीके से। तो अब आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे इन्होंने टेंडन्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये बोन है, ठीक है, ये लिखा हुआ है इन्होंने बोन, और ये मसल है। तो बोन और मसल के दरमियान में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? टेंडन, ठीक है, टेंडन, टेंडर नहीं टेंडन। तो ये हमारे पास यहाँ पे टेंडन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ये हमने बोन कवर कर लिया, टेंडन क्या होता है ये देखा, अब हम देखेंगे मसल क्या होता है, मसल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की, ठीक है, जैसे हर ऑर्गन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। कुछ अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊँ तो जैसे कि हार्ट पे कौन सी होती है? पेरिकार्डियम। हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं इस तरीके से, पेरिकार्डियम बाहर, सबसे बाहर वाली, फिर मायोकार्डियम होती है जहाँ पे मसल होता है, और फिर अंदर की तरफ कौन सी होती है? एंडोकार्डियम होती है। इसी तरीके से जब हम लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स के, अच्छा लंग्स, हार्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? कार्डिया। जो भी वर्ड कार्डिया से आएगा, कार्डियक से रिलेटेड होगा, वो हार्ट होगा। लंग्स के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं बायो में? पल्मोनरी। गुड। तो जितनी भी चीज़ें हमारे पास पल्मोनरी होंगी ना, तो वो लंग्स से रिलेटेड मतलब बात हो रही है। रेस्पिरेशन भी जब हम बात करते हैं वर्ड रेस्पिरेशन, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि या तो ट्रैकिया वगैरह की बात हो रही है या तो लंग्स की बात हो रही है। जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो वहाँ पे लंग्स की बात हो रही है। सर्फेक्टेंट कम होता है, एक डिजीज़ होती है, सिंड्रोम होता है बच्चों के अंदर, ठीक है। अच्छा, लंग्स के ऊपर कौन सी कवरिंग होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन। अब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर चैप्टर के लिए नहीं है, ये बेसिक बायोलॉजी है जो सबको पता होना चाहिए अगर तो वो एक मेडिकल एस्पिरेंट है, ठीक है, प्री मेडिकल एस्पिरेंट है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो लंग्स के लिए कौन सी मेम्ब्रेन होगी? प्रोटेक्टिव होगी, प्लूरल मेम्ब्रेन। और फिर हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे पास ऑर्गन होता है, कोई भी ऑर्गन, उसकी एक बाहर कवरिंग होती है और इसके अंदर की, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लंग है, ठीक है, इसके एक तो बाहर यहाँ पे ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, सही, लेकिन इसके अंदर की तरफ भी क्या होगा? वही सेम कवरिंग होगी। अंदर के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं वेसरल का, और बाहर के लिए पेराइटल का। तो ये जो बाहर रेड कलर में मैंने आपको बनाया है, ये कौन सी हो जाएगी? पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। तो वर्ड पेराइटल का मतलब क्या है? बाहर वाली, ठीक है, और वेसरल का मतलब होता है इंटरनल, डेलिकेट इंटरनल, ठीक है। अच्छा, वेसरल वर्ड जो है ना, हम कहते हैं वेसरल ऑर्गन्स, आपने सुना होगा वेस्ट्रल ऑर्गन। वेस्ट्रल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? इंटरनल ऑर्गन। तो वेस्ट्रल वर्ड निकला है इंटरनल से, वेस्ट्रल प्लूरल मेम्ब्रेन। किडनी के लिए कौन सा वर्ड? जी, वेसिरल वर्ड है ना, वेसिरल। या वेसिरल तो नहीं होगा, वेस्ट्रल होगा आई थिंक। यू कैन लुक फॉर द राइट प्रोनाउंसिएशन इफ यू वांट, बट वेसिरल, ठीक है, कंफर्म दैट, लुक अप फॉर इट, ओके। सो इट्स वेस्ट्रल प्लूरल मेम्ब्रेन। किडनी के लिए जैसे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रीनल का, किडनी, अच्छा जो किडनी होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत छोटी सी होती है, और हमारे पास जो सीलोम है, बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। ये भी मैंने बहुत बार आपको बताया है।
याद है? इंटरनल बॉडी कैविटी। एग्जैक्टली, तो वो सीलोम को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स के अंदर, डायफ्राम करता है। Yes, ऊपर ma'am. वाली क्या होती है थोरेसिक कैविटी, नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी। तो अभी जो सीलोम है ना, सीलोम पे एक कॉमन कवरिंग है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पेरिटोनियम बोलते हैं। सारे के सारे ऑर्गन्स, हर चीज़ पेरिटोनियम के अंदर आती है। और पेरिटोनियम भी एक पैराइटल पेरिटोनियम होती है, एक वेस्ट्रल पेरिटोनियम होती है। लेकिन किडनी हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है, वाहिद ऑर्गन, जो कि पेरिटोनियम के अंदर नहीं आता। इसको इसीलिए रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि वो किडनी पता है कैसे होती है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँ, ये हमारे पास किडनी है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये जो किडनीज हैं, ये किडनीज जो वो शो नहीं हो रही। अच्छा ये है, ठीक है, तो ये जो किडनीज हैं ये कहलाती हैं रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स। क्योंकि इसके ऊपर पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती। ठीक है, किडनी के लिए आप वर्ड यूज़ करते हो रीनल का, तो इसीलिए अभी क्योंकि पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होती, तो इसकी कवरिंग बहुत ही अच्छी तरह से होती है। एक तो एडिपोज टिश्यू होता है, फैट कैप्सूल होता है, रीनल मेम्ब्रेन होती है, वगैरह वगैरह, सही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। तो अच्छा, अब जैसे हम अब बात करें मसल की, तो मसल के ऊपर भी इस तरीके से कवरिंग होती है डिफरेंट। फाइनली अब हम मसल के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, मसल सेल के लिए आप वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे? मसल की सेल आप कहेंगे किसको? मायोफाइबर, ठीक है। मसल्स जो एक सेल है, सार्कोमेयर। देखिए हमारे पास जो मसल सेल होता है यानी कि मायोफाइबर, उसकी जो क्या पूछा है आपने? सार्कोमेयर। अच्छा, सार्कोमेयर। इट वुड बी ग्रेट अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सेव करके रखें थोड़े कल की क्लास के लिए, ताकि मैं आपको फिर वहीं समझाऊँ। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा ये, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा बताऊँ। देखिए, वर्ड सार्को भी जो है ना मसल से रिलेटेड ही होता है। जैसे अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि SER जो है वो एडवांस्ड होती है किसके अंदर? मसल के अंदर। तो उसको हम कहते हैं, जो SCR होती है मसल की, उसको हम कहते हैं क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉर्मल है, लेकिन मसल की जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका स्पेशल नाम है, उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो सार्को वर्ड है ये मसल से रिलेटेड है। इसी तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है मसल की, उसे क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्मा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, सार्कोप्लाज्मा। इसी तरीके से सार्कोमेयर हमारे पास मायोफाइबर के अंदर एक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे पड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है, एक चीज़ है जो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। लेकिन आज के लिए इस क्वेश्चन को जस्ट सेव करके रखिए एंड आस्क मी दिस टुमारो, ओके? ओके मैम। सार्कोमेयर। लेकिन आपको भी पता चल गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है और सार्कोप्लाज्मा क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है। अच्छा, जब हम बात करते हैं मसल की, तो मसल सेल को क्या बोलेंगे? मायोफाइबर। जैसे लिवर सेल को क्या बोलते हैं? हाँ, हेपेटो वर्ड इज़ फॉर लिवर, तो क्या हो जाएगा? हेपेटोसाइट। साइट इज़ फॉर सेल, ठीक है। लिवर सेल को बोलेंगे हेपेटोसाइट। ब्रेन सेल को क्या बोलेंगे? न्यूरोसाइट। न्यूरॉन, सिंपल न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा, ब्रेन के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है एनसेफेलो। जहाँ भी वर्ड इनसेफेलो आ जाए, इंसेफेलाइटिस, ठीक है, यानी कि ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को इंसेफेलाइटिस बोला जाता है। और
तो मुझे भी कुछ वर्ड याद नहीं आ रहे, लेकिन खैर इंसेफेलो जो वर्ड है वो ब्रेन से रिलेटेड है। ओके यहाँ तक देखें, कोई अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो यू कैन आस्क। ओके नो क्वेश्चंस? नो मैम। ठीक है, तो इसी तरीके से अच्छा एक और कर लेते हैं। किडनी सेल को क्या बोलेंगे? तो नेफ्रोसाइट। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन। मैम नेफ्रॉन तो उसके अंदर नहीं होते, किसमें? पैरामिड्स जो होते हैं उसके अंदर। हाँ ऐसा ही कुछ होता है। किडनी के 2 पार्ट्स होते हैं, बाहर वाला जो होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर वाला मेडुला कहलाता है। मेडुला के अंदर मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, इसके अंदर हमारे पास नेफ्रॉन पड़ा हुआ है। ना सिर्फ इसके अंदर, लेकिन इसके अलावा भी ऊपर वाले जो कॉर्टेक्स है वहाँ पे भी नेफ्रॉन पड़ा हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि पिरामिड के अंदर ही नेफ्रॉन हो। हाँ पिरामिड के अंदर होता है, वो मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, लेकिन कॉर्टिकल नेफ्रॉन भी होता है जो कि कॉर्टेक्स में। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर? यस मैम। तो अब जैसे मसल की बात करें तो मसल सेल को क्या बोलेंगे हम? इसको मैम मसल सेल को क्या बोलेंगे? माइक्रोफाइबर। माइक्रो नहीं, मायो। वर्ड मायो इज फॉर मसल। ठीक है, मायो फाइबर कहेंगे। मायोसाइट भी ठीक है, मायो फाइबर। आपने मायो फाइबर याद रखना है। अब हम चाहते हैं इसको आप एक स्टोरी की तरह समझें। एक मसल है, ठीक है, हमने एक मीट का पीस ले लिया। ठीक है, एक किसी भी मीट का एक पीस ले लिया। अब वो एक स्केलेटल मसल का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वो एक मसल है, आपको दिख रहा है अपनी आंखों से। अब मसल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है। वो लेयर कौन सी है? मसल के ऊपर जो आपको जो मसल आपको दिख रहा है उसके ऊपर जो लेयर है वो कौन सी है? वो है सबसे बाहर वाली तरफ, वो है एपीमाइसियम। एपीमाइसियम। ठीक है, एपीमाइसियम। अब आपने कहा कि अच्छा ये तो मसल है, मसल के अंदर क्या है? अब अंदर की तरफ यानी कि उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है उसको देखने के लिए आपने मसल को क्या किया? डायसेक्ट किया, उसे कट किया, उसका ट्रांसफर सेक्शन देखा। तो आपने देखा कि अच्छा जो मसल है उसके अंदर ये जो मसल सेल्स हैं इसके ग्रुप्स बने हुए हैं इस तरीके से। इसको थोड़ा सा 3D में इमेजिन करें। ठीक है, ये एक मसल सेल है, लेकिन इसके क्या है? आपस में इस तरीके से बंडल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो मायोफाइबर है इसके ग्रुप बने हुए हैं। तो आपने कहा कि अच्छा ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मसल फाइबर या फिर मसल सेल, आपने कहा कि ये तो मुश्किल हो रहा है याद करने में, तो इसे हम एक नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम आपने रख दिया फैसिकल। क्या नाम रखा है? फैसिकल। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं यहाँ पे, क्या कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ क्या किया? मायोफाइबर था, उसके ग्रुप बने हुए थे, आपस में जुड़ा हुआ था, तो आपने नाम रख दिया फैसिकल। सही है। अब ये जो फैसिकल है, सोचने वाली बात है, कोई ग्लू तो वहाँ पे है नहीं जिससे जुड़ा हुआ होगा। हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई चीज़ जोड़ने की बात आती है ना, तो वहाँ पे कौन सा टिश्यू काम आता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो जाहिर है कि यहाँ पे फैसिकल जो है, ये जो मायोफाइबर से आपस में कैसे जुड़े हुए होंगे? तो यहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो वो जो कनेक्टिव टिश्यू जिन्होंने मायोफाइबर को आपस में जोड़ा हुआ है उसे हम कहेंगे फैशिया। ठीक है, लेकिन ये कहानी के आउट एक चीज़ है, तो इसको भी आप हटा देते हैं। स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। आपने मसल लिया, उसके ऊपर क्या थी? एपीमाइसियम थी। मसल को आपने डाइसेक्ट करके देखा, तो आपने देखा कि इसके अंदर क्या है? फैसिकल्स पड़े हुए हैं।
फेसिकल्स के ऊपर भी एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, उसे आपने नाम दिया पेरिकार्माइसियम, पेरीमाइसियम, ठीक है। अब आपने कहा कि मुझे तो देखना है मसल सेल, हमें कोई फेसिकल नहीं देखना है, मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा, एक मसल सेल हमें देखना है। तो मसल सेल देखने के लिए आपने फेसिकल लिया, उसे डायसेक्ट, उससे आपने काटा और आपने एक मसल सेल अलग से निकाल लिया। तो फेसिकल के अंदर आपने एक मसल सेल निकाल लिया जिसको आपने नाम दे दिया मायोफाइबर का। मायोफाइबर के ऊपर जो लेयर है उसे क्या नाम दिया है, एंडोमाइसियम। सही है, कोई मुश्किल इसमें बात नहीं है। उसके बाद आपने कहा कि अच्छा ये तो मसल सेल है या फिर मायोफाइबर, तो मायोफाइबर कुछ इस तरीके से दिख रहा था, ये एक मसल सेल है, ये मैंने मसल नहीं बनाया यहाँ पे क्योंकि हम मसल से आगे बहुत ही अंदर आ चुके हैं। आपने मसल लिया, मसल के अंदर फेसिकल था, फेसिकल के अंदर मायोफाइबर था। अब हम क्या कर रहे हैं, मायोफाइबर के अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सही है। यस मैम। तो ये जो मायोफाइबर है इसका अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने देखा कि इस मायोफाइबर के अंदर इस तरीके से क्या पड़े हुए हैं, इस तरीके से कुछ धागे लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। आपने क्या किया, मायोफाइबर को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ऐसी सारी बातें कर रही हूँ, ठीक है, ताकि याद हो जाए। तो आपको बहुत ही एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी टू सी व्हाट्स देयर इनसाइड मायोफाइबर। एनीवेज, तो यहाँ पे मायोफाइबर था, आपने देखा कि आप देखना चाह रहे हैं कि मायोफाइबर के अंदर क्या है। आपने देखा कि यहाँ पे कुछ थ्रेड लाइक कुछ धागे से पड़े हुए मायोफाइबर में। इन स्ट्रक्चर्स को आपने नाम दिया किसका, मायोफिलामेंट का। क्या नाम दिया इसे, मायोफिलामेंट, या फिर मायोफाइबर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मायोफिलामेंट या फिर मायोफिब्रिल। ये दो नाम है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन आप जस्ट एक याद करें, मायोफिलामेंट, ठीक है। मायोफिलामेंट ये इंपॉर्टेंट है, ये आप सिर्फ याद रखिएगा। तो क्या देखा हमने, मायोफाइबर के अंदर क्या था, मायोफिलामेंट, ठीक है। अब ये मायोफिलामेंट अगर आप देखें तो एक थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है और एक मुझे थोड़ा सा थिन लग रहा है। क्या, डू यू एग्री विद दैट, आपको भी ऐसा लग रहा है? यस मैम। तो ये जो थिक वाला था इसे हमने नाम दे दिया थिक मायोफिलामेंट। अब ये बहुत लंबा नाम हो रहा है, थिक मायोफिलामेंट, ठीक है, आधा टाइम जा रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ हमने क्या बोला, चलो इसको मायोफिलामेंट बोल देते हैं, एक ही बात है। और ये क्योंकि थिन है तो मैंने इसे सिंपल नाम दे दिया क्या, थिन फिलामेंट का। जो आपने देखा था स्मूथ और कार्डियक मसल, सॉरी स्केलेटल और कार्डियक मसल में जो स्ट्रिएशंस थी, मैंने आपको लिखवाया था कि ये स्ट्रिएटेड मसल है। कैसा, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड। मैंने कहा था कि ये थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, इसका एक पैटर्न है। तो वो जो वहाँ पे स्ट्रिएशंस आ रही थी, वो जो पैटर्न वहाँ पे बन रहा था, वो किसकी वजह से बन रहा था, वो इन फिलामेंट्स की वजह से बन रहा था। ये जो थिक फिलामेंट है ये बनाता है डार्क बैंड, ठीक है, और ये जो थिन फिलामेंट ये क्या बनाता है, ये बनाता है लाइट बैंड। इज दैट क्लियर? यस मैम। सो आज मुझे जस्ट आपको यही समझाना था मसल का इंटरनल स्ट्रक्चर।